नमस्कार, आदाब। मैं शरियासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स। संघ के समर्थन पर कांग्रेस आग बबूला, कहा जातिगत जनगणना की इजाजत देने वाला संघ कौन, सरकार से किए कई सवाल। बंगाल में दुष्कर्म की सजा होगी मौत, विधानसभा में ममता सरकार ने पेश किया बिल। सुप्रिया सुले ने कहा गुमनामी में खो गया शक्ति आपराधिक कानून, मोदी शिंदे ने कुछ नहीं किया। संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, कहा महाराष्ट्र में होगा उलटफेर, हमारे संपर्क में हैं कई नेता। राहुल गांधी से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड चुनाव से पहले कर दी बड़ी भविष्यवाणी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा हमारी प्राथमिकता बीजेपी को है हराना। रेड्डी ने बीजेपी को दिया झटका, गठबंधन तोड़ अलग चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कराया जाना चाहिए। आरएसएस की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने आज पूछा है कि अब संघ की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करके जातिगत जनगणना करवाएंगे। कांग्रेस ने कुल मिलाकर 5 सवाल किए हैं, जिसमें संघ और सरकार दोनों को घेरा गया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने केरल के पलक्कड़ में कार्यक्रम के दौरान कहा कि संघ को जातिगत जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है, मगर आंकड़े का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक औजार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए। संघ नेता के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए सवाल किया कि क्या आरएसएस के पास जातिगत जनगणना पर निषेधाधिकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। इन सवालों के जरिए संघ को भी निशाने पर लिया गया है। जयराम ने पूछा कि जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन होता है? आरएसएस का क्या मतलब है जब वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह जज या अंपायर बनना है? उन्होंने आगे पोस्ट में कहा कि आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रखी है? अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है, तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे? पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश कर दिया गया। इस बिल के तहत बलात्कार पीड़िता की मौत होने की सूरत में दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में महिला सुरक्षा पर एक विधेयक पेश किया है। इसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। टीएमसी सरकार ने विधानसभा में मौजूदा कानून में बदलाव के बाद इस बिल को पेश किया है। इस पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसका समर्थन किया और कहा है कि जल्द ही इसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजे कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले को लेकर ममता सरकार बैकफुट पर है। कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वह दुष्कर्म को लेकर कानून बनाएंगे। इसे लेकर उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी ऐलान किया था। ममता ने कहा था कि वह भी चाहती हैं कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। बीजेपी ने विधानसभा में पेश हुए इस बिल को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की है। इस बिल की 3 बड़ी बातें हैं जिसे केंद्र सरकार के कानून में संशोधन के बाद पेश किया गया है। केंद्र सरकार का दुष्कर्म को लेकर जो कानून है उसमें पूरी तरह से बदलाव नहीं किया जाएगा, मगर इस नए कानून के जरिए 21 दिनों में न्याय सुनिश्चित होगा। अगर 21 दिनों में फैसला नहीं आ पाता है तो पुलिस अधीक्षक की इजाजत से 15 दिन और मिल पाएंगे। यह समवर्ती सूची में है और हर राज्य को संशोधन करने का अधिकार है। विधानसभा से बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसके सिग्नेचर के बाद यह कानून का रूप लेगा। इस बात की उम्मीद है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस को बिल को साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राज्य का कानून राज्यपाल की मंजूरी से बनता है। अगर राज्यपाल की राय इस बिल को कानून में तब्दील करने को लेकर नहीं बन पाती है तो वह इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। हालांकि राज्यपाल से मंजूरी लेना ही इसे राज्य में कानून बनाने के लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ की गई बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। इस पर अब कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि संविधान और भारत के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाए तो उसकी संपत्ति का इससे क्या संबंध है। अगर बेटा किसी अपराध में नामित होता है और आप उसके पिता की संपत्ति को बुलडोजर से गिरा देते हैं तो इनमें ना आपकी नीति सही है और ना ही नियत सही है। अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध भी हो जाए तो उससे उसकी प्रॉपर्टी का क्या मतलब। बेटा किसी अपराध में नामित होता है और आप उसके पिता की प्रॉपर्टी को बुलडोज कर देते हैं। कोई अपराधी नामित होता है, सजा नहीं हुई, आप उसको जमींदोज कर देते हैं घर को, और फिर उसमें भी आपकी न नीयत दुरुस्त है न नियत दुरुस्त है। आप करते क्या हैं कि उसमें पिक एंड चूज करते हैं, सेलेक्टिव करते हैं, और फिर आपका ये फॉर्मूला चल भी तो नहीं रहा है। जे राज्य ज्यादा कर रहे हैं वहीं अपराध ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी कोई भय और आतंक तो इससे बना नहीं अपराधियों में। भाजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बिल्कुल नहीं, हमने भाजपा के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था। हमें लगता था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, लेकिन आज भाजपा ने सब तितर बितर कर दे, इस वजह से हम अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे। कतई नहीं, मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले। तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो इन्हें सारा तितर-बितर कर दिया बीजेपी ने। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा है कि शिवसेना उद्धव गुट विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद चुनाव हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। अनुच्छेद 370 हटाने में शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान रहा था। दिलचस्प है कि शिवसेना यूबीटी इंडिया गठबंधन में शामिल है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच पहले से ही सभी सीटों पर बंटवारा हो चुका है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी अकेले चुनाव लड़ेगी। हरियाणा तो नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर हम लड़ रहे हैं। 20 सीटों पर हमारे उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके जम्मू रीजन में और श्रीनगर में भी हमारे नॉमिनेशन भी शुरू हैं। अभी श्रीनगर के नॉमिनेशन चल रहे हैं, अभी जम्मू के भी शुरू हो जाएंगे और पूरा विश्वास है कि जब वोटिंग होगी तो आपको दिखेगा कि शिवसेना ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। अब चूंकि पहली बार वहां हम लड़ने जा रहे हैं, धारा 370 हटाने में हमारी भी अहम भूमिका उसमें रही है। हमने भी सरकार का पुरजोर समर्थन किया है, तो हमें लगता है कि वहां की जनता हमें भी साथ देगी। महाराष्ट्र में एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार सत्ता में थी तब अनिल देशमुख ने शक्ति आपराधिक कानून पेश किया था। इसे राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया था। एकनाथ शिंदे जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो भी उस समिति में थे। मोदी सरकार ने तब कुछ नहीं किया और आज केंद्र में एनडीए सरकार सत्ता में है, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं कर रही है। पूरी मतलब बहुत दुख की बात है कि शक्ति कायदा जो उद्धव जी की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसमें देशमुख साहब ने ये बिल आगे लेके गए थे। उनके सुझाव बहुत अच्छे थे उस बिल में और उन्होंने ये प्रस्ताव किया था। और उसके बाद बंटी पाटिल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री थे, इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो सब ने मिलकर ये शक्ति कायदा लाया था। और सबसे बड़ी बात है कि एकनाथ शिंदे जी जो आज राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी उस कमेटी में थे। तो सबका सलाह लेके ये बहुत अच्छा कायदा देशमुख साहब ने लाया था और सब ने दिल्ली भी भेजा हुआ है, लेकिन तब मोदी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज एनडीए की सरकार दिल्ली में है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उसका हम जाहिर निषेध। महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से के बयान की पृष्ठभूमि में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि महाविकास आघाड़ी के संपर्क में बहुत सारे नेता हैं। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के बड़े बड़े नेता एमवीए ज्वाइन करेंगे।
बता दें कि एकनाथ खड़से ने ऐसा बयान दिया है जिससे लग रहा है कि वह बीजेपी से नाराज हैं और संभवतः वह शरद पवार गुट में वापसी कर सकते हैं। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे संपर्क में भी बहुत ही नेता हैं, जल्द ही आपको पता चलेगा कि महाविकास अघाड़ी में महायुति के कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। एकनाथ खड़से ने बीजेपी में वापसी की थी, लेकिन उन्होंने यह आरोप लगाया कि कुछ लोगों के विरोध के कारण बीजेपी में उनके आने की औपचारिक घोषणा नहीं की गई। वह इस बात से खास नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा, मैं अभी भी शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी का सदस्य हूं और उसका विधायक भी हूं। मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। खड़से ने यह भी कहा कि कुछ दिन इंतजार करेंगे और आगे कोई फैसला लेंगे। चुनाव से पहले महायुति के घटक दलों के नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। बीजेपी नेता पूर्व मंत्री सूर्यकांत पाटिल, माधवराव किन्हालकर ने शरद पवार गुट ज्वाइन कर लिया था। वहीं सोलापुर से वसंत देशमुख ने भी शरद पवार की पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। समरजीत घाटगे ने भी एनसीपी एसपी का दामन थाम लिया, तो वही अजित पवार गुट के रामराजे निरांबरकार के भी पार्टी छोड़ने की संभावना है। जुलाई के महीने में पिंपल्ली चिंचेवाड़ से एनसीपी के 20 से अधिक पदाधिकारियों ने शरद पवार गुट ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने शरद पवार की रैली से पहले एनसीपी से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि हम लोग आगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार चलाएंगे। देखिए, बहुत दिन से राहुल जी खड़गे जी के साथ मुलाकात करनी थी, संजोग से वक्त नहीं मिल रहा था और आज वक्त मिला और एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सर, झारखंड चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई आप लोगों की? अब होगी। तो जातीय जनगणना पे सर आरएसएस का बयान आया है, कैसे देखते हैं उसको? अरे विपक्ष के लोग हैं, वो तो अपने बयान देंगे, अपने बयान पर रहने दीजिए उनको, हमें अपने काम करने दीजिए। बाकी सब कुशल मंगल, शांतिपूर्वक और आगे मजबूती के साथ हम लोग सरकार चलाएं और चुनाव भी लड़ें। इसकी रूपरेखा आगे तैयार की जाएगी। धन्यवाद। दिल्ली सटे हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे थे। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं। नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। सुबह ईडी ने आप नेता के बटला हाउस घर पर छापेमारी की थी। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को उनके घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज 2 एफआईआर के आधार पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आप विधायक को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कानून अपने हिसाब से नहीं बल्कि चुनाव आयोग के हिसाब से चलता है। देखिए, कानून अपने हिसाब से नहीं, कानून इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चलता है। हरियाणा का चुनाव होता है तो हुड्डा जी को ईडी का समन आ जाता है। कर्नाटका में चुनाव था तो डीके शिव कुमार जी को आ जाता है। अब महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो फिर नेता को आ जाएगा। देखिए, 2 चीजें हैं। एक, चुनाव और ईडी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जैसे बारिश और छतरी।
बारिश होती है तो छतरी का इस्तेमाल करा जाता है, उसी प्रकार चुनाव के समय ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। परंतु जो अमानत जी का जो स्पेसिफिक इश्यू की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पिछले 4 साल से ईडी क्यों सो रही थी? पिछले 60 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि ये वेट करते हैं टाइमिंग का कि चुनाव से पहले किस तरीके से एक माहौल बनाया जाए। अगर ये गलत है तो 4 साल इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो जिस तरीके से ईडी की जो चाबी जिसके हाथ में है, उसकी टाइमिंग पर हमेशा हमने सवाल उठाए हैं। मैं बता रहा हूं, हरियाणा का चुनाव आ रहा है, जम्मू कश्मीर का भी आ रहा है। हो सकता है हमारे जो पुराने नेता छोड़ के कांग्रेस गए उनको भी नोटिस आना शुरू हो जाए कि वो यहाँ ना आ जाए। तो ये तो बीजेपी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है और पूरे देश के सामने है। और यही कारण है जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है। आज 2 बैसाखियों के सहारे देश चला रही है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना की बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही है, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। एनडीए गठबंधन में जातिगत जनगणना होगी। वही आपको बता दें कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं। देखिए, वो लोग चुनावी इशू बना के लड़ रहे थे कि चुनाव में वोट लेने का काम कर रहे थे, लेकिन मंशा यहाँ है कि जातिवार जनगणना से नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्लाह, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, सपेरा, धुनिया, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, जो ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, ऐसी जातियों की गिनती होगी तब उस पर ध्यान लोगों का विकास के लिए, उनके विकास के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए उन पे लोगों का ध्यान जाएगा। जातिवार जनगणना का मकसद हम लोगों का ये है। इस उद्देश्य से हम लोग की जो जिनकी गिनती नहीं है, राजनीति में 8-10 जातियों के अलावा उनकी गिनती नहीं है, तो उनकी गिनती कैसे हो, उनको हिस्सेदारी कैसे मिले, इस बात को लेकर के हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनावी जुमला नहीं है जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, ये उन लोगों को हक दिलाने की बात है जो आज तक हक कांग्रेस, सपा, बसपा ने उन तक नहीं पहुंच पाई। केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी केंद्र और यूपी सरकार में एनडीए के सहयोगी है। दोनों ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब आरएलडी आने वाले चुनाव में बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रही है। जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में आरएलडी की भी एंट्री हो गई है। आरएलडी यहां अकेले चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी से अपनी राय अलग कर ली है। माना जा रहा है कि रालोद 15 से 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने 23 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी, यूपी में रालोद के दोनों सांसद चंदन चौहान और राजकुमार संगवान के साथ छपरौली सीट से विधायक का नाम भी शामिल है। रालोद महासचिव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। रालोद की नज़र उन सीटों पर है जहां ओबीसी और पिछड़े वर्ग के मतदाता ज़्यादा संख्या में है। इसके साथ ही पार्टी की नज़र यहां के मुस्लिम वोट बैंक पर भी टिकी हुई है। राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहाँ कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वही महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी भी ताल ठोक रही है। ऐसे में रालोद की एंट्री से चुनावी जंग और तीखी हो जाएगी। आपको बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में प्रदेश की 24 विधानसभा सीट पर 18 सितंबर को मतदान होगा। इसी तरह दूसरे चरण जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर 2024 को वोटिंग होगी। तीसरे और आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई होने की बात की है। साथ ही उनका कहना है कि आपराधिक तत्वों के खिलाफ एक्शन की सजा उनके परिजनों को ना मिले और जो अधिकारी सही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। इसके अपराध की सजा उनके परिवार व नज़दीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है।
उन्होंने कहा बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ना ही पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों से सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है, जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर ध्यान जरूर दे। वही बुलडोजर एक्शन पर एनडीए सरकार में शामिल व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सिर्फ आरोपी होने पर कैसे बुलडोजर चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या कहा है? दरअसल बुलडोजर एक्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी आरोपी या संदिग्ध या यहां तक कि दोषी की संपत्ति को भी ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में हम गाइडलाइन जारी करेंगे। जाहिर तौर पर यह नियमों का उल्लंघन है। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि अगर कोई आरक्षण के खिलाफ है तो वो कांग्रेस और आरजेडी है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस सिर्फ दिखावा और नाटक करते हैं। देखिए, वो लोग जिस बात की बात कर रहे हैं कि हम आरक्षण, बीजेपी आरक्षण के विरोधी है, मैं कहना चाह रहा हूं लालू जी से और उनके पुत्र तेजस्वी जी से कि आप यह बताइए कि जब लोकसभा में आरक्षण पे चर्चा हो रही थी और मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया था, तो उस समय कांग्रेस के तत्कालीन नेता राजीव गांधी जी पानी पी कर पिछड़ों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे। उसी कांग्रेस के साथ जो आरक्षण के विरोधी रही है, जो गरीब गुरबों के हक मारने में ही विश्वास रखती थी, उसके साथ सरकार में सम्मिलित होकर लालू जी ने जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, यह लोग जानते हैं। आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दिया है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता और पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नवी फेल विकास के बिहार के विकास का रास्ता बता रहा है। पीके ने कहा है कि तेजस्वी यादव समाजवाद की परिभाषा तक नहीं बता सकते हैं। तेजस्वी यादव को मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि वो समाजवाद पर बिना कागज देखे 5 मिनट नहीं बोल सकते हैं। समाजवाद क्या है वो सिर्फ यही बता दें। अगर वो बता देंगे तो हम उनको अपना नेता मान लेंगे। दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 को फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं। ये लोग कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में, ये आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है, टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख 1 साल में दे देंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब अपने चरम पर आ गया। इस बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध का बम फोड़ दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्राइवेट जेट को सीज कर लिया है। जहाज डोमिनिकन रिपब्लिक में सीज किया गया है। जहाज ये निर्धारित करने के बाद जब्त कर लिया गया है कि इसकी खरीद अन्य आपराधिक मुद्दों के अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। एक रिपोर्ट के माने तो यह अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चले आ रहे ठंडे संबंधों में सबसे नया विवाद है। डोमिनिकन गणराज्य में इसकी जब्ती इस बात का संकेत है कि अमेरिका वेनेजुएला की सरकार द्वारा भ्रष्ट आचरण के रूप में मानी जाने वाली चीजों की जांच जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों में से एक ने बताया कि इससे शीर्ष तक एक संदेश जाता है। आपराधिक मामलों में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के विमान को जब्त करने पर किसी भी तर्क को नहीं सुना जा सकता है। हम यहाँ एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं
हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी अमेरिकी प्रतिबंधों की पहुंच से बाहर नहीं है। अधिकारियों ने विमान को वेनेजुएला के एयरफोर्स 1 के समकक्ष बताया है और इसे दुनिया भर में मादुरो की पिछली राजकीय यात्राओं में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने इस विमान को वेनेजुएला के एयरफोर्स 1 के समकक्ष बताया है और मादुरो द्वारा दुनिया भर में की गई पिछली राजकीय यात्राओं में भी इसकी तस्वीरें ली गई हैं। डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर ने कहा कि सोमवार को अमेरिका द्वारा जब्त किया गया विमान वेनेजुएला सरकार के नाम पर पंजीकृत नहीं था, बल्कि किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।